हमने ऑलरेडी बात कर लिया किसके बारे में, पूरा सिलेबस, और हमने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लिया किस चीज़ को लेकर, इंट्रोडक्शन चैप्टर को लेकर। तो सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे हम लोग, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो जिस तरीके से साइकोलॉजी इमर्ज हुई है उसी तरीके से साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी इमर्ज हुई है। तो हम लोग आएंगे इस डेफिनेशन पे, हम लोग वापस आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू कि कैसे साइकोलॉजी बना। तो साइकोलॉजी के लिए एक जो बेंचमार्क ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं वो हम लोग लेते हैं 1879 को। अब 1879 में ऐसा हुआ था कि ये विल्हेल्म वुंड जो फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं कह सकते लेकिन हम माना जा सकता है कि फाउंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म का, ऑल्दो हम लोग ज्यादा क्रेडिट टिचनर को देते हैं बट फिर भी ठीक है। तो विल्हेल्म वुंड जो थे उन्होंने एक लेबोरेटरी खोली थी, साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी जर्मनी में। यहाँ से हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि ये बेंचमार्क है जहाँ से साइकोलॉजी का दो चीजें बेहतर हो गई या फिर दो चीजें बदल गई साइकोलॉजी के अंदर। एक तो साइकोलॉजी फिलोसफी से अलग हो गया, यानी कि एक सेपरेट डिसिप्लिन की स्टार्ट हुई 1979 के बाद में। और दूसरा, विल्हेल्म वुंड की वजह से साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन की स्टैब्लिशमेंट हुई। ये दो चीजें होती है 1979 में। एक तो साइकोलॉजी एक सेपरेट डिसिप्लिन बन जाता है और दूसरा ये कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे बन जाता है 1879 में। 1879 से हम लोग साइकोलॉजी को एज अ सेपरेट डिसिप्लिन से पढ़ते हैं। तो फिर बात आती है कि उससे पहले कहाँ था। उससे पहले साइकोलॉजी मोर ओवर फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था। फिलोसफी की पार्ट होती मतलब कि फिलोसफी का पार्ट मतलब उस जो भी चीजें कोई कह रहा है उस पर कोई टेस्टिंग नहीं होती थी, यानी कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं होते थे, कोई एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस नहीं होते थे। और ये सब होना 1879 के बाद हुई क्योंकि तभी ये जो विल्हेल्म वुंड थे उन्होंने लैबोरेटरी खोली। बेसिक बैकग्राउंड है। तो जब आप देखते हैं कि जो ये डेफिनेशन जिस पे हम लोग आएंगे, इस डेफिनेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब जो साइकोलॉजी पहली बार 1879 में उससे पहले जब बन रही होगी तो उसकी डेफिनेशन की एवोल्यूशन कैसे हो रही थी। तो सबसे पहले जब साइकोलॉजी शायद नहीं, जब साइकोलॉजी जब फिलोसफी का हिस्सा हुआ करता था तो फिलोसफी वालों को बहुत इंटरेस्ट थी सोल के बारे में पढ़ने के लिए। दे वर हाईली इंटरेस्टेड इन सोल, भाई सोल को पढ़ा जाए। तो जब साइकोलॉजी अपने इनिशियल स्टेजेस में थी, यानी कि जब साइकोलॉजी जो फिलोसफी का ही हिस्सा हुआ करता था, तब साइकोलॉजी ने अपना फोकस शिफ्ट किया टुवर्ड्स स्टडीइंग सोल, कि हम लोग सोल पढ़ेंगे। लेकिन उससे प्रॉब्लम था यार, सोल ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, ना सोलो को आप देख सकते हैं ना उसको आप मेजर कर सकते हैं, ना उसको आप या मैं कोई एक ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन दे सकते हैं। हम सबका डेफिनेशन सोल के लिए अलग अलग हो जाएगा, नहीं कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इसलिए ये चैलेंजेस सोल में आने लगी, इसलिए फिर सोल को एज अ सेंटर पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर वापस से डिबेट स्टार्ट हुई कि अगर हम लोग सोल नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। फिर आने लगे हम लोग माइंड पे, फिर बोला कि माइंड को पढ़ा जाए, कि माइंड शुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ द साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का जो सेंटर पॉइंट है वो माइंड होना चाहिए। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या आपको नहीं लगता कि माइंड में भी वही प्रॉब्लम्स आएंगे जो साइकोलॉजी में अगर हम लोग सोल को पढ़ते तो, ना माइंड को आप देख सकते, ना आप ऑब्जर्व कर सकते, ना कोई ऑब्जेक्टिव ऑपरेशनल डेफिनेशन बनेगा माइंड को लेकर। इसलिए फिर माइंड को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर स्ट्रक्चरलिज्म जब 1879 की जब हमने कहानी बताई, जब स्ट्रक्चरलिज्म शुरू हो रही थी 1879 में, उस वक्त स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म दोनों का फोकस कॉन्शियसनेस पे आने लगा। इसलिए जब स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म अपने परवान पे थे, यानी कि 1880s ऑनवर्ड्स, 1880s या फिर 1880s से लेकर 1900 के बीच की बात है, तो उस समय साइकोलॉजी का सेंटर पॉइंट बन गया कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कि हम लोग कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे। और इस डेफिनेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है, या फिर साइकोलॉजी का शिफ्ट टुवर्ड स्टडिंग कॉन्शियसनेस का मेजर क्रेडिट जाता है स्ट्रक्चरलिज्म को भी और फंक्शनलिज्म को भी। तो लेकिन कॉन्शियसनेस अगर हम लोग सेंटर पॉइंट रखेंगे साइकोलॉजी के बारे में तो प्रॉब्लम अभी भी वही है जो पहले फेस कर रहे थे हम लोग, ना हम इसको देख पाएंगे ना हम इसको मेजर कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसको कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन नहीं लगा पाएंगे। लेकिन एक और दो तीन और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। पहला प्रॉब्लम तो ये होगा कि अगर आप कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि अनकॉन्शियसनेस को आप कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। ये चैलेंज हाईलाइट करने के लिए जो क्रेडिट जाता है वो साइको एनालिसिस स्कूल को जाएगा, फ्रॉइड को जाएगा, क्योंकि फ्रॉइड का मेजर एम्फेसिस अनकॉन्शियसनेस पे था।
इस डेफिनेशन को भी डिस्कार्ड करना पड़ा। तो फिर 1900 में अमेरिका में एक रेवोल्यूशन हुई जिसको कि हम लोग बोलते हैं बिहेवियरिज्म स्कूल का बनना। बिहेवियरिज्म स्कूल ने बोला कि भैया क्या फायदा ये माइंड को पढ़ के, ये कॉन्शियसनेस को पढ़ के, ना तो आप देख पा रहे हो, ना हम देख पा रहे, ना मेजर कर पा रहे, फायदा क्या हो गया उन सब चीजों के बारे में पढ़ के। अगर साइकोलॉजी को अगर आपको ट्रू सेंस में साइंस बनाना है तो आपको वो ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो चीज आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और आप माइंड को, सोल को, कॉन्शियसनेस को, इन सब चीजों को आप देख नहीं सकते, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप मेजर नहीं कर सकते, तो क्या फायदा। अगर आप इन चीजों को सेंटर पॉइंट बनाएंगे अपने स्टडी में तो अल्टीमेटली साइकोलॉजी कभी भी साइंटिफिक बन ही नहीं पाएगा। तो बिहेवियरिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने प्रपोज करा कि हमें माइंड को नहीं, हमें बिहेवियर पढ़ना चाहिए, बिहेवियर पढ़ना चाहिए। क्योंकि बिहेवियर, जब एक इंसान एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जब वो बिहेव कर रहा होगा तो उसे हम देख सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो वहां से शिफ्ट हुई साइकोलॉजी के सेंटर पॉइंट टुवर्ड्स डेफिनेशन। यानी कि अभी तक साइकोलॉजी की डेफिनेशन बन चुकी है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर। लेकिन बिहेवियरिस्ट ने एक चीज को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, वो था माइंड को। माइंड को उन्होंने हटा ही दिया इक्वेशन से, साइकोलॉजी की इक्वेशन से। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि माइंड एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑल्दो हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली अभी तक, लेकिन एग्जिस्ट तो कर ही रही है ना। और ये हाईलाइट करने के लिए है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होता है, जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन होती है तो उन्होंने बोला कि ऑल्दो बिहेवियर, हम लोग माइंड को बिहेवियर के थ्रू ही पढ़ेंगे क्योंकि बिहेवियर ही अल्टीमेटली ऑब्जर्वेबल है, लेकिन हम लोग कंप्लीटली कॉग्निटिव फंक्शंस को या फिर मेंटल फंक्शंस को, मेंटल प्रोसेस को हम लोग डिस्कार्ड नहीं कर सकते। तो आज का जो डेफिनेशन बनता है उसमें साइकोलॉजी जो है बिहेवियर को भी पढ़ती है और साथ ही साथ मेंटल प्रोसेसेस को भी पढ़ती है। तो अगर करंट डेफिनेशन की हम लोग बात करें साइकोलॉजी की, तो ये करंट डेफिनेशन ये है कि जिसमें कि बिहेवियर भी कंसिडर होता है और मेंटल प्रोसेस भी कंसिडर होगा। तो करंट डेफिनेशन ये बनती है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और ये डेफिनेशन आपको हूबहू एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। और ये जो करंटली हम पीडीएफ फॉलो कर रहे हैं इग्नू का मटेरियल है। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीजें, इन सबको हम लोग तोड़ लेंगे, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे साइकोलॉजी कैसे साइंस है, फिर मेंटल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, फिर हम लोग ओवरव्यू लेंगे एक्सपीरियंसेस का, फिर बिहेवियर का, और फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है मेरा। तो पहले हम लोग आते हैं मेंटल प्रोसेस पे। तो मेंटल प्रोसेसेस का मतलब क्या है। सपोज कीजिए कि आप अभी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, करंटली आपके अवेयरनेस में क्या चल रहा है, आप इस इमेज को देख रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो आप इस इमेज के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं, क्या मेमोरी बन रही है, तो ये एक करंट अवेयरनेस होती है। इसी को करंट कॉन्शियसनेस भी बोलेंगे, इसी को कॉग्निटिव फंक्शंस भी बोलेंगे, इसी को मेंटल प्रोसेसेस भी बोलेंगे। यानी कि एक ऐसी चीज जिसपे कि अभी आप मेंटल एनर्जी आपका कॉन्सेंट्रेटेड है। एक डिबेट आता है कि क्या मेंटल एक्टिविटी और ब्रेन एक्टिविटी सेम है। और तरीके से वो कहा जा सकता है कि क्या मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज सेम है। तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डिफरेंस क्रिएट करके दिया हुआ है कि माइंड और ब्रेन का डिफरेंस क्या होता है, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस और ये न्यूरल प्रोसेसेस के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली सेम लाइन लिखा हुआ है कि मेंटल एक्टिविटीज और न्यूरल एक्टिविटीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है लेकिन दोनों सेम नहीं है। ऐसे इस चीज को फिजिकली समझा जा सकता है कि देखिए ब्रेन का एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, पोजीशन है पूरे बॉडी के अंदर में, लेकिन माइंड को किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते कि भैया माइंड यही। और मल्टीपल और भी कई सारे डेफिनेशन है, जैसे कि डेफिनेशन डिफरेंसेस है, जैसे कि मल्टीपल ब्रेन एरियाज जो हैं वो रिलेटेड हैं किसी एक पर्टिकुलर मेंटल फंक्शंस पे। और एक मेंटल फंक्शन जो है, या फिर और कह सकते हैं कि मल्टीपल मेंटल फंक्शंस आर एसोसिएटेड विथ वन एक्टिविटी और द वन ब्रेन एरिया।
फॉर एग्जांपल हिपोकैम्पस को उठा लेते हैं। हिपोकैम्पस वो एरिया है ब्रेन का जो आपको लैंग्वेज में भी काम आता है, एक मेंटल एक्टिविटी हो गई। ये साथ ही साथ आपको मेमोरी फॉर्मेशन में भी आता है, एक और मेंटल एक्टिविटी हो गई। यानी कि ब्रेन का एक हिस्सा मल्टीपल मेंटल एक्टिविटी से रिलेट करेगा, ठीक है? और एक मेंटल एक्टिविटीज ब्रेन के मल्टीपल एरिया से रिलेटेड होंगे, ठीक है? आप लोग ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, न्यूरल एक्टिविटीज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एमआरआई, एफएमआरआई और डिफरेंट ब्रेन मैपिंग की टेक्निक से उनसे। लेकिन मेंटल प्रोसेसेस को आपको समझने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन अभी अवेलेबल है वो है कि आप बिहेवियर से ऑब्जर्व करें, ठीक है? एनसीईआरटी में ये लाइन भी लिखी हुई है कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका आपका ब्रेन तो सो रहा होता है लेकिन माइंड तब भी आपका काम कर रहा होता है। इनफैक्ट कई साइकोलॉजिस्ट तो ये भी कहते हैं कि आप नींद में कुछ चीजें आप सीख भी सकते हैं। जैसे कि एक आप लोग बाद में पढ़ेंगे हम लोग कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। तो कॉकटेल पार्टी इफेक्ट के अंदर में एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया जाता है कि एक माँ जो बगल से ट्रेन भी गुजर जाए तो उसकी नींद ना खुले, लेकिन अगर उसका बच्चा रोता है तो उसकी नींद खुल जाती है। तो ये दिखाता है कि कैसे दिमाग जब सो भी रहा है तब भी माइंड काम कर रहा होता है। ये डिफरेंस था हमारा ब्रेन और माइंड। ये कहाँ पढ़ रहे थे? ये हम लोग पढ़ रहे थे मेंटल प्रोसेस के अंदर में। तो जो हमने डेफिनेशन उठाया था, इस डेफिनेशन के अंदर में हमने मेंटल प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया। मेंटल प्रोसेस के साथ हमने माइंड और ब्रेन की जो डिफरेंसेस है वो हमने समझ लिया। क्योंकि ऑल्दो बहुत कम चांसेस है कि आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए कि माइंड और ब्रेन में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी आपको इतना तो क्लियर होना चाहिए ना, जब साइकोलॉजी के स्टूडेंट है इतना पता होना चाहिए कि भाई माइंड और ब्रेन ऑलमोस्ट सेम चीज नहीं है, दोनों अलग है। और क्या अलग है ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है? अब आगे देखते हैं। एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सपीरियंसेस होता क्या है? जैसे आप कल किसी से मिलने गए होंगे, आपने किसी से बात किया होगा, वो जो इंटरेक्शन हुआ वो एक एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस की खास बात यह है कि आपका इंटरेक्शन किसी और के साथ, फिर कोई एक और बंदा होगा उसका भी इंटरेक्शन किसी और के साथ। तो अगर हम सारे इंडिविजुअल्स को देखेंगे तो सबका इंटरेक्शंस अलग होगा, तो सबका एक्सपीरियंसेस भी अलग होंगे। इसलिए एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। और जो एक्सपीरियंस कर रहा बंदा होता है, यानी कि सपोज कीजिए कि मैं कुछ पर्टिकुलर चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ मैं ही एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बारे में सिर्फ मुझे ही पता होगा। एक तो ये काफी सब्जेक्टिव होता है, और सिर्फ जो एक्सपीरियंसर है यानी कि जो बंदा एक्सपीरियंस कर रहा है सिर्फ उसी को पता होगा। और ये एक्सपीरियंस इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। दोनों फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर मैं दो सिनेरियो लूं, दोनों सिनेरियो में कंडीशन बहुत सिमिलर है। कि एक सिनेरियो में लेते हैं कि मैं दोनों सिनेरियो में जो कंडीशन सिमिलर है वो है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडेड बस है। लेकिन एक सिनेरियो में एग्जाम देने जा रहा हूँ, दूसरे सिनेरियो में मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ। सेम कंडीशन सेम है, एक्सपीरियंसेस सेम है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बदल जाएगा जब मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ, क्योंकि तब इवन तो कितनी भी गर्मी हो, क्राउडेड बस, मुझे मजा आ रहा होगा। लेकिन अगर मुझे टेस्ट देने जाना है सिनेरियो के बाद, तो मुझे वो क्राउडेड इन्वायरमेंट या फिर वो गर्मी वाला इन्वायरमेंट, वो वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए खराब हो जाएगा। ऑल्दो ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस सेम है लेकिन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बदल जाएगा। इसलिए एक्सपीरियंस जो होगा वो हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है? तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने एक्सपीरियंस को भी कवर कर लिया। बिहेवियर्स पे आते हैं। तो बिहेवियर का अगर देखो, बिहेवियर बिहेवियर की एक डेफिनेशन दी हुई है इग्नू का मटेरियल में, इग्नू के मटेरियल में दी हुई है। तो देखिए बिहेवियर का यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल एक्शन एंड रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे पूरे के पूरे साइकोलॉजी के चैप्टर्स के अंदर में। हर टर्म का एक डेफिनेशन होगा, एक स्ट्रिक्ट डेफिनेशन होंगी। तो क्या हर डेफिनेशन याद करना है? तो मेजॉरिटी ऑफ द डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सवाल आएगा तो अगर आपको डेफिनेशन आपको हूबहू रटा हुआ है तो इंट्रोडक्शन लिखने में आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सोचना नहीं पड़ेगा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए, क्विक सीधे आप लिख सकते हो। लेकिन ये बिहेवियर का डेफिनेशन मुझे नहीं लगता कि याद करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसको समझ लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि अब हर डेफिनेशन को अगर आप क्रैम करते जाएंगे तो ओवरवेलम हो जाएंगे आप डेफिनेशन से ही। तो बेहतर है कि इसका बस आप समझ लीजिए कि बिहेवियर होता क्या है। तो परमेश्वरन एंड बीना मैडम है, इन्होंने बहुत सारे
कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं या फिर नेचर दिया है, फिर प्रॉपर्टीज दिया है बिहेवियर का। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे कि बिहेवियर क्या है, तो जो आप पर्टिकुलर, आप जो हैं अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम जो कर रहे हैं वो बिहेवियर है, हमारा एक्शंस बिहेवियर है। तो अब ये देखते हैं कि परमेश्वरन एंड बीना ने क्या कहा है विद रिस्पेक्ट टू, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं बिहेवियर के। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि बिहेवियर जो है वो मल्टीपल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं। और ये जब भी फैक्टर्स की कहानी आती है ना साइकोलॉजी के अंदर में, तो हम लोग एक जनरल कैटेगराइजेशन लेके चलते हैं कि वो फैक्टर्स या तो इंडिविजुअल के अंदर होंगी या तो वो इंडिविजुअल के बाहर होगी। अंदर यानी कि थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी एटीट्यूड्स क्या है, उसके अंदर की प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी पर्सनालिटी क्या है। उस तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हम लोग लेते हैं, उसमें इन्वायरमेंट कैसा है उसको पकड़ते हैं। इन्वायरमेंट मतलब ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट नहीं, इन्वायरमेंट का यहाँ पे मतलब बदल जाता है। आपका पीयर ग्रुप, आपकी फैमिली, वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है, यही चीज पहला कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यही बताया कि नंबर ऑफ द फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। बिहेवियर जो है सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल बिहेवियर जैसे कि मेरा बोलना, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर जैसे कि कोई कोड कर रहा है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, हम हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन सिंपल बिहेवियर जैसे बोलना, मेजोरिटी ऑफ द लोग जो केपेबल है फिजिकली बोलने के लिए वो बोल सकते हैं, दैट इज सिंपल बिहेवियर। बिहेवियर में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहती हैं। सेम सेम सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट मान लीजिए रेड होती है, कुछ लोग होंगे जो रुक जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे जो उस ट्रैफिक लाइट को तोड़ के चले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सिचुएशन सेम थी कि ट्रैफिक लाइट का रेड होना, लेकिन लोगों की बिहेवियर यहाँ पे अलग अलग है। तो बिहेवियर में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं। अगर सेम ही अगर सिचुएशन यानी कि सेम स्टिमुलस हो तब भी बिहेवियर बदल सकती हैं। और अगर बिहेवियर में डिफरेंसेस हो तो बिहेवियर में सिमिलैरिटीज भी है। जैसे कि अगर छींक आती है तो हम सब छींकते हैं, है ना, तो इसमें बिहेवियर में सिमिलैरिटीज है। बिहेवियर हमेशा पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड रहता है। कैसे कह सकते हैं इस चीज को? देखिए, बिहेवियर जब हम लोग मोटिवेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं कि मोटिवेशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू एनी बिहेवियर। बिना मोटिवेशन कोई बिहेवियर नहीं होगा, इसलिए बिहेवियर हमेशा गोल डायरेक्टेड रहता है। बिहेवियर चेंज भी हो सकता है और कुछ बिहेवियर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका बोलने का तरीका, पहले आप टीनेज एज में आप काफी हार्श बोलते हो सकते हैं, फिर जैसे जैसे आप 20s 30s में आएंगे तो आप बहुत सॉफ्टली बोलने लगेंगे। जनरल मेजोरिटी में सबको ऐसा नहीं होता, और लेकिन कुछ बिहेवियर जो होंगे वो हमेशा फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सांप को देख के डर जाना, मेजोरिटी ऑफ द लोग सांप को देख के डर जाते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये अक्रॉस द स्पीसीज, अक्रॉस कल्चर सेम देखने को मिलता है। तो बिहेवियर स्टेबिलिटी भी दिखती है विथ टाइम, कि आप बचपन में भी सांप से डरते होंगे और बड़े होने के बाद भी आप सांप से डरेंगे। तो बिहेवियर में कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे जो विथ टाइम चेंज होते रहेंगे, लेकिन कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे जो विथ टाइम स्टेबल रहेंगे हमेशा। बिहेवियर इज इंटीग्रेटेड कहने का ये मतलब है कि आपने एक टर्म सुना होगा पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो सम टोटल ऑफ बिहेवियरल पैटर्न जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल शो करता है, तो वो बिहेवियर है। तो उन सभी बिहेवियर्स को जब इंटीग्रेट कर देते हैं, जब बिहेवियर इंटीग्रेटेड होता है, तो ये पर्सनालिटी जब हम लोग पढ़ते हैं तो पर्सनालिटी कुछ नहीं, एक इंटीग्रेशन ऑफ ऑल दोस बिहेवियर को ही हम लोग बोलते हैं।